कहीं लस्सी पी लेते थे, कहीं दूध पी लेते थे, कहीं चाय पीने के लिए दे तो देवीलाल जी कहते थे ये तो चाय पीते नहीं, तब मुझको लोग गुड़ के शक्कर वाला दूध दे देते थे। तो भर दिन देवीलाल जी के साथ घूमता था, तो कभी कभी 4 लीटर 5 लीटर दूध पी जाता था मैं भर दिन में। एक बार वहाँ लालचंद टूडी जी थे, बड़े नेता, उनके घर पर चले गए, वो नहीं थे। उनके यहाँ जाके बैठ गए तो उनके घर के लोगों ने फ़ोन किया तो वो कहीं थे किस बगल के बाजार में, तो वो आए। तब तक कहे अच्छा चलो, जब तक वो आ रहा है तब तक रोटी बनाओ, खा के जाएंगे। उनका पोता वहीं से एमएलए भी बना था। हाँ, पहली बार अजय जी। हाँ, तो उसके चुनाव में गए थे। उसको ये आईबी में कुम्हार आमार जो उसको धोती पहनना सिखा रहे थे कि भाई गांव में जाओगे वोट मांगने तो हाँ, किसान के यहाँ तो धोती पहन के जाना पड़ेगा, पैंट पुतलून में किसान नहीं जल्दी वो अजय चौटाला को हाँ, धोती पहनना। हाँ, कोई किसी किसान के बीच में जाके बैठने पर फर्क नहीं कि ये नेता है। ऐसे मुँह लगते थे, सब किसान बैठे हैं, उसमें से देवीलाल जी भी बैठे हैं। ऐसे हुक्का घूमता है तो देवीलाल जी के पास भी हुक्का आया तो भी मुँह में ऐसे लगा के आगे बढ़ा दिए। जब लोक नेता होता है, लोक नेता, जन नेता जी, और उस नेता पर जब उसके परिवार के लोग कब्जा करने लगते हैं जी जी, तो हिंदुस्तान के राजनीति में सभी जगह उन नेताओं का पतन हो जाता है। जब मुश्किल हो जाती है, पतन हो जाता है। दिल्ली की राजनीति में जिस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, एक आम धारणा है कि चौधरी देवीलाल ने अपना ताज वीपी सिंह के सिर पर रख दिया और उस कहावत को चरितार्थ कहा कि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। वो घटनाक्रम क्या था, आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, और चंद्रशेखर जी कहते थे कि वीपी सिंह के बदले अगर देवीलाल प्रधानमंत्री बने तो मैं मान लूंगा, क्योंकि कम से कम वो तो स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक हैं, लड़ाकू हैं। मतलब चंद्रशेखर को देवीलाल के नाम पर आपत्ति नहीं थी। तो बिगड़ी उनकी जो चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह के बीच वो घटनाक्रम क्या रहा, आपने नजदीक से देखा उसको। सबने कहा जैसा मुरारजी ने चौधरी साहब को अपमानित किया तो बदला लिए, उसी तरह वीपी सिंह ने आपको अपमानित किया है तो हम बदला ले लें। तो अपमान का बदला लेना यही तो शेर का काम है, बहादुर का काम है। अपमान सह के बैठ जाना कायरता है चौधरी साहब। और रैली करने के, देवीलाल जी की रैली की बात जब आई और ये सब करने का, तब उसी समय शरद राम विलास, ये लालू सब मिल के, मेन रूप से शरद राम विलास ने जाकर वीपी सिंह को कहा कि ये देवीलाल की रैली सफल हो जाएगी, क्योंकि सब चले आ गए। एक ही उपाय है कि आप मंडल कमीशन की सिफारिश को, मंडल कमीशन की घोषणा लागू कर दीजिए। उसी के कारण फिर आरक्षण के विरोध में देश भर में हुआ, आग लगी, हिंसा, वातावरण उसी में निकल गया। मंडल कमंडल, उसे अडवाणी जी का अलग ही राजनीति, मंडल जी, अडवाणी जी का रथ चल रहा था। वीपी सिंह ने कमिट किया था कि आपके रथ को हम सम्मान पूर्वक अयोध्या तक जाने में मदद करेंगे। इसी बीच में ये सब हो गया। लालू ने रोक दिया अडवाणी जी के रथ को, तो वीपी सिंह की सरकार का रथ भी पलट गया। देवीलाल योद्धा थे, और जो योद्धा होता है वो रणभूमि में डरता नहीं है, चाहे किसी से लड़ना हो। तो देवीलाल एक लड़ाकू थे, एक योद्धा थे। बार की दलदल में जब फंसे, वहां से मैं देवीलाल से अलग हो गया। अब उसके आगे मैं वो सब आ गया, महम कांड आ गया, सब आ गया। मतलब उसके बाद मैं देवीलाल जी के साथ नहीं रहा। नहीं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है। बुजुर्ग पीढ़ी उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती है, लेकिन युवा पीढ़ी उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानती, उनके व्यक्तित्व से अधिक परिचित नहीं है। एनजेपी हरियाणा परिवार देवीलाल जयंती तक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों के संस्मरण आप लोगों तक लेकर आया है। हमने इन्हें नाम दिया है किस्से चौधरी देवीलाल के। पहली किस्त में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान हुक्मदेव नारायण यादव। हम देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में पहली कड़ी में उनकी ही जुबानी आपको सुनवाने जा रहे हैं चौधरी देवीलाल की कहानी।
कहानी नहीं बल्कि कहानी के कुछ अंश। कहानी लिखेंगे तो पूरा ग्रंथ भर जाएगा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व किसान राजनीति के केंद्र बिंदु रहे देश के दिग्गज नेता दिवंगत चौधरी देवीलाल के बारे में शुरू की गई हमारी ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर, अपनी राय दीजिएगा ताकि अगली कड़ियों में हम कुछ और सुधार कर सकें। हाँ, एक बात आपको और बता दें, इस बार हम 23 सितंबर को जंगे आज़ादी के नायक राव तुलाराम को लेकर भी न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी हिंदी साप्ताहिक में भी विशेष परिशिष्ट लेकर आ रहे हैं और एनजेपी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर भी विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। आप शहीद राव तुलाराम के बारे में काफ़ी कुछ नया जानेंगे। और दोस्तों, अब सुनते हैं हुक्मदेव नारायण यादव से किस्से चौधरी देवीलाल के। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की। 25 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है हर वर्ष। जो उनके समर्थक हैं वो जगह जगह अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं। इस बार भी 25 सितंबर को हरियाणा में जो उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनके पड़पोत्र अलग अलग जगह पर अपने अपने हिसाब से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम चौधरी देवीलाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान है आज हुक्मदेव नारायण यादव। इन्होंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया। ये उस दौर के नेता हैं जो चौधरी देवीलाल को जिन्होंने नज़दीक से देखा, परखा, जांचा है। तो चौधरी देवीलाल की राजनीति पर आज हम इनसे बात करने के लिए इनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आप। हुक्मदेव नारायण यादव के बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और खेती किसानी पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। तो खेती किसानी से जुड़े रहे थे चौधरी देवीलाल। उनके व्यक्तित्व के बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारी अभी दे रहे हैं। हुक्मदेव नारायण जी, आपने समय दिया चौधरी देवीलाल पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपका एनजेपी परिवार की ओर से धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा सीधा है, आपका चौधरी देवीलाल के साथ काफ़ी समय बीता, हरियाणा में भी बिताया। उनके बारे में थोड़ी सी यादें जो आप कई बार चर्चा करते रहते हैं, छाछ, घी, देसी घी, लस्सी, मिस्सी रोटी, खेत खलियान, तो वो थोड़ा सा बताइए। कब कुछ इस तरह का अवसर रहा आपका उनके पास हरियाणा में जाना हुआ और आपका आतिथ्य सत्कार किस तरह से हरियाणवी अंदाज में किया गया होगा? देखिए, चौधरी देवीलाल जी के प्रति तो सबसे पहले मैं एक उनके साथी के नाते, सहयोगी के नाते, सहयात्री के नाते अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस महान किसान नेता के लिए। दूसरी बात, आपने जो कहा कि चौधरी देवीलाल जी के जो जन्म दिवस मनाएंगे, उनके बेटा, पोता, परपोता, परिवार के लोग, चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस अगर हरियाणा के गांव-गांव में सैकड़ों किसान मनाते तब चौधरी देवीलाल जी का असली सम्मान होता। चौधरी देवीलाल तो किसान के नेता थे। मैं जब 17 नॉर्थ एवेन्यू में रहता था जी, और सवेरे आसन प्राणायाम करते रहता था, तो हमारे उस फ्लैट के थोड़ी सी जमीन थी तो उस पीछे घूमने लगते थे। मैं निकलता था ऐसे लंगोटा बांधे, सूरज को पानी देने तक कहते थे, चलो जल्दी कपड़े पहनो, घूमने चलना है। देवीलाल जी बोल देते थे, कपड़े पहनो, घूमने चल। शहर में क्या होटल के खाएंगे, गांव में चल करके दूध लस्सी पियेंगे, रोटी खाएंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे, बस्ती चलो। नॉर्थ एवेन्यू से निकल के गांव की तरफ कपड़े ऊपर झोला में रख लेते थे, उनके साथ गाड़ी में बैठ जाते थे, चले जाते थे। वहां जाने के बाद 2 गाड़ी रहती थी। एक गाड़ी पर राव लक्ष्मी नारायण, मनोहर लाल सैनी और नाथुराम शर्मा, जी जी, ये 3 उनके गण थे, पार्टी के सब थे जी जी। तो ये तीनों एक गाड़ी पर चल के आगे आगे जाते थे मुनादी करने, अभी अभी आपके गांव के परस्पर चौधरी देवीलाल जी और बिहार के नेता हुक्मदेव नारायण यादव उनके साथ आ रहे हैं, आप इकट्ठे हुए। चौधरी देवीलाल जी के साथ हम दूसरी गाड़ी से पहुंचते थे, फिर वो लोग अगले गांव के लिए चल देते थे। तो मुनादी करते चलते और वहाँ जो है, ये चुनाव प्रचार के दौर की बात, जनरल तो जाके बैठ जा, तो मतलब सामान्यतः गांव में जाते रहते थे, तो बैठ जाते थे उनके परस्पर
और वो मुड्ढे रहते थे, खाट रहते थे, सब लगा देते थे, किसान सब हुक्का लगा लेते थे। चौधरी देवीलाल जी उन्हीं के बैठ के उनके हुक्का में ऐसे मुंह लगा लिया करते थे, पंचायती के हिसाब से। पीते नहीं थे। हाँ, पंचायती के हिसाब से कभी लगा लिया, सामान लगा दिया, ऐसे कर लेते थे, गुड़गुड़ा दिया। तो चौधरी देवीलाल गांव गांव जो घूमते थे, तो उनका था गांव के किसानों के बीच में बैठ करके चर्चा करना, संपर्क करना, उनसे संबंध करना, उनकी समस्याओं को सुनना। नजदीक जाकर अब बैठते थे, बीच बैठ कर तो सबसे यही पूछते थे कि क्या हाल है, खेती के क्या हाल है, गेहूं बिक गए, या खेत में गेहूं है तो कहे गेहूं की फसल कैसी है, या कटते समय में जाते थे तो कहते थे कैसी है उपज, कैसी हो रही है, गन्ना सब मिल में चला गया, पैसे मिल गए, बिजली ठीक आ रही है, सब चीजों की चिंता करते थे, पूछते थे। और किसान जब कुछ बोले तो बस इतनी वो सब सुन के कहते थे तो क्यों नहीं होता है सब, इसलिए कि राज तुम्हारा नहीं है, जिसका राज उसका काज, राज तुम्हारा होगा, काम काज तुम्हारा होगा, तो अपना राज बना लेना। बात समझ में आ गई तो आ गई। अच्छा चलो, अब बिहार के तो ये फार्मूला था कि भाई अपना राज लाओ किसान मिल करके, तब तुम्हारे काम होंगे। कह देते थे कि बाकी बात ये बिहार के जो हुकुम नारायण राव साहब है, ये बताएंगे, इनके बाकी भाषण इनका सुनो। तो मैं अपने किसान आंदोलन चौधरी चरण सिंह से लेके देवीलाल जी तक के लोगों को बताता था। कहीं लस्सी पी लेते थे, कहीं दूध पी लेते थे, कहीं चाय पीने के लिए दे तो देवीलाल जी कहते थे ये तो चाय पीते नहीं, तब मुझको लोग गुड़ के शक्कर वाला दूध दे देते थे। तो भर दिन देवीलाल जी के साथ घूमता था, तो कभी कभी 4 लीटर 5 लीटर दूध पी जाता था मैं भर दिन में। अब 10 जगह गए, 15 जगह गए तो लोगों ने दूध दिया, तो थोड़ा थोड़ा पीते चले गए। कहीं किसी जगह गए तो किसान के कहा चौधरी साहब रोटी खा लो, तो तैयार है, तो हाँ रखे हुए हैं, ले आओ। तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि आज उसके घर खाना है, फिक्स नहीं होता था। उठा पर रख दिए, रोटी रख दे, लोग मक्खन रख दे, छाछ रख दे, सब्जी चटनी रख दे, उठाते थे प्लेट, हाथ में लो, खाते थे, फिर चलो जिया राम राम, गाड़ी पर बैठ के फिर अगले गांव गए, फिर उतना ही, फिर वो लोग फिर अगले गांव गए, फिर 5 गांव 7 गांव 8 गांव जाते थे। कहीं कहीं किसी गांव में लोग कुछ माला रखे रहते थे नोट का, तो स्वागत में देवीलाल जी को पहना देते थे, तो नोट के माला वो उनके साथ जो जमाल सिंह था उनका सिक्योरिटी वो, आ नहीं तो मुझे देते थे, तो गमछा में बांध के ले जाते थे। रात में किसी आईबी में रुकते थे तो सब नोट में से पिन छोड़ा के गिनती करते थे। अब गिनने के बाद जब चलने लगते थे तो उस जिला का जो वर्कर होता था मेन, तो उसमें से आधा उसको दे देते थे कि तू अपने यहाँ के खर्चा के लिए खर्च, बहुत बड़ी बात थी। और बाकी रख लेते थे कि ले चलो वहाँ दिल्ली पार्टी ऑफिस में देने के लिए, तो बांध के लाते थे। केवल हरियाणा में ही नहीं घूमते थे, हरियाणा में तो पूरा घूमे, लेकिन उनके साथ वो राजस्थान तक ले जाते थे। यही नारनौल से निकलते थे नीमका थाना होते हुए, और वहाँ चौधरी कुम्हाराम उनके साथ लगते थे जी। और फिर वहाँ से कुम्हाराम आ रही है मेरे ख्याल से, और फिर लग जाते थे। एक बार वहाँ लालचंद टूटी जी थे, बड़े नेता, उनके घर पर चले गए, वो नहीं थे, उनके यहाँ जाके बैठ गए। तो उनके घर के लोगों ने फोन किया, तो वो कहीं थे किस बगल के बाजार में, तो वो आए। तब तक कहे अच्छा चलो, जब तक वो आ रहा है तब तक रोटी बनाओ, खा के जाएंगे। तो उनके यहाँ रोटी बनी, सब लोग खाए, गाड़ी पर बैठे। राजस्थान में कहाँ कहाँ गंगानगर से लेकर के पूरा भ्रमण करते थे, पूरा भ्रमण।
पोखरण, वो जब उनको चुनाव लड़ना हुआ तो सीकर से तो चुनाव भी लड़े वो लोकसभा का, जीते भी। उनका पोता वहीं से एमएलए भी बना था पहली बार, अजय जी जी। हाँ, तो उसके चुनाव में गए थे। उसको ये आईबी में कुम्हार रामार्ज उसको धोती पहनना सिखा रहे थे कि भाई गांव में जाओगे वोट मांगने तो किसान को, हाँ, किसान के यहाँ तो धोती पहन के जाना पड़ेगा, पैंट पुतलून में किसान नहीं जल्दी समझे। वो अजय चौटाला को हाँ, धोती पहनना, हाँ। तो ये मान लीजिए उनके साथ घूमे, तो जिसको कहे लोहिया कहते थे लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक जीवन, लोक संस्कार, लोक संस्कृति, तो लोक लाज से लोक राज, लोक लाज तब लोक राज। यही कहा। तो ये जो डॉक्टर लोहिया से लेके चौधरी चरण सिंह से लेके देवीलाल तक, ये सभी उसी परंपरा के थे, उसी परंपरा के। कहाँ किसी के किसान के घर खा लेना है क्या, जो दिखावट वो नहीं थी, कोई दिखावटी नहीं, कोई किसी किसान के बीच में जाके बैठने पर फर्क नहीं कि ये नेता है। ऐसे मुठे लगते थे, सब किसान बैठे हैं, उसमें से एक देवीलाल जी भी बैठे हैं। ऐसे हुक्का घूमता है तो देवीलाल जी के पास भी हुक्का आया तो वो भी मुंह में से लगा के आगे बढ़ा दिए। पंचायती अपनापन था, अपना पंचायती सामाजिक आदमी थे, अपनापन। लेकिन जब लोक नेता होता है, लोक नेता, जन नेता जी, और उस नेता पर जब उसके परिवार के लोग कब्जा करने लगते हैं, जी जी, तो हिंदुस्तान के राजनीति में सभी जगह उन नेताओं का पतन हो जाता है। जब मुश्किल हो जाती है, पतन हो जाता है कि परिवार के लोग सब मिलकर लूटने लगते हैं, उसको नोचने लगते हैं, हमारा भी दो, हमारा भी दो, हमारा भी दो, हमारा भी दो। तो जब घर के खिलौने के जैसे राजनीति को परिवार के लोग नचाने लगता है तो फंस के खड़ा हो जाता है, तो फंस जाता है, द्वंद्व में फंस जाता है, नजूरी। देवीलाल जी के साथ भी अंत में ऐसे ही हुआ। ये अंत की कथा की तरफ बाद में बढ़ेंगे। जो अंतिम उनकी जो बुढ़ापे की जो बातें थी, थोड़ा सा हम अगर बात करें तो चौधरी देवीलाल के जीवन की दो बड़ी बातों की चर्चा होती है। एक तो बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से शुरू की थी और दूसरा कर्ज माफी। उन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो तो बुढ़ापा पेंशन उनके जीवन की कोई घटना ऐसी थी जो बताते थे, जो मैं नहीं कहूंगा। नहीं, वो सार्वजनिक है, मैं बता देता हूँ वो किस्सा। चलिए, ठीक है, ठीक, उसको पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने पेंशन कर दी बुढ़ापे की, कि इसको किसी को आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, कम से कम इसको पेंशन, बहन बेटी जा रही है उसको दे दे, वो जो उसको पेंशन मिलेगा तो इसके बेटे बहू भी खुशामद करेंगे। हाँ, दूसरा जो कर्ज माफी वाला जो था कि किसान के ऊपर जो कर्ज है, तो उनका तर्क था कि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर जो कर्ज जो उनका होता है, जो बट्टे खाता में डाल देते हैं एनपीए में, तो जो बट्टे खाता में डाल देते हैं या उनके जो बैंक से सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट में उनके सूद में से छोड़ करके भुगतान लेते हैं। लेकिन किसान के ऊपर जो कर्ज रहता है, ट्रैक्टर पर किसान कर्ज लिया तो उस पर जो कर्ज बढ़ते चला जाता है और किसान अपने ट्रैक्टर के किस्त को नहीं चुका पाया, तो उसके कारण बढ़ जाता है। तो किसान को कोई उसके मुकाबले रियायत नहीं मिलती है, आज भी नहीं है, वो उनके ये रियायत नहीं मिलती है। वो इसकी पैरवी करते थे कि रियायत मिले। उनको ये था कि खेती के लिए जो भी कर्ज किसान ले उस पर न्यूनतम सूद लो, और वो सूद चक्रवृद्धि मत लो, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पे ब्याज, वो मत लो, किसान मर जाएगा जो, वो मत लो। क्योंकि वो लेता है राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को भोजन देने के लिए। जी जी। तो अपने ढंग से वो कहते थे। तो ये दूसरी बात थी कि किसान के अंदर जो
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे, छोटे जी। लघु सीमांत किसान। जी जी। तो छोटे किसान जो कर्ज लेते थे, बिना ट्रैक्टर की खेती हो नहीं। जी जो छोटे किसान हैं उनके लिए ट्रैक्टर अनइकोनॉमिक है। जी। जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, हाँ हाँ बिल्कुल, छोटी जोत में करेगा कैसे बिना जो लाभ की खेती। बिना। तो जो लघु सीमांत किसान हैं उनकी खेती चौधरी चरण सिंह से साथ साथ सभी। एक बार हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि लघु और सीमांत किसान की जो व्याख्या है 2.5 हेक्टेयर तक 2 हेक्टेयर तक, वो एक बार बता दें। तो उनके छोटे किसान जो एक है जो 1 हेक्टेयर तक है वो है सीमांत किसान। जी जी। 2 हेक्टेयर तक है और वो ये लघु किसान। जी जी। सीमांत मतलब छोटे छोटे जमींदारों के लिए। सीमांत जी किसान का मतलब हुआ लगभग भूमिहीन। जी जी। भूमिहीन। और जो ऊपर के किसान है लघु किसान, उनका मतलब हुआ वो किसान जो अपनी खेती में परिश्रम भी करता है और उस खेती से उत्पादन से उस परिवार का गुजारा आजीविका चलता है। जी जी। इतनी फर्क है। जी। और जो एक किसान है जो सीमांत किसान नीचे वाला, वो अपने ही खेत में स्वयं मजदूर है। अब उनको अपनी मजदूरी की कीमत भी सारा दिन पसीना बहा करके जब खेती कर रहा है, मजदूरी की कीमत भी जो मिलनी चाहिए वो नहीं जोड़ा जाता है। वो नहीं जोड़ा। सरकार जो अगर एमएसपी करती है तो उसमें जो किसान की अपनी जो मजदूरी है वो उसको काउंट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से स्वामीनाथन आयोग ने तो बाद में जोड़ी। वो तो जोड़ा जो अब सरकार दे रही है कि उसको जितना आवे उसे 1.5 गुना दो। जी जी। और वो सब जोड़ के अब की थ्योरी है, लेकिन तब तो स्वामीनाथन आयोग नहीं ना नहीं था, मैं उसी समय की जानना चाह रहा हूँ। हाँ तब वो बात थी। मोटा मोटी तौर पर देखिए, देवीलाल जी का जो जीवन था वो संघर्ष का था जी। और उनके संघर्ष में निरंतरता थी। बैठना नहीं है, चुप नहीं बैठना, सत्ता रहे चाहे विपक्ष। बैठना नहीं है, उनका था कि चलते रहो। आपसे तो हम एक और रोचक जानकारी लेना चाहेंगे दिल्ली की। हरियाणा में तो आपने जो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई है। दिल्ली की राजनीति में जिस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, एक आम धारणा है कि चौधरी देवीलाल ने अपना ताज वीपी सिंह के सिर पर रख दिया और उस कहावत को चरितार्थ कहा कि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। वो घटनाक्रम क्या था, आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, वो राजनीति की तिक्रम थी, क्योंकि बीपी सिंह के प्रतिद्वंदी थे असली चंद्रशेखर। हाँ वही थे। वो कहते थे कि हम मुकाबला में हम भी लड़ेंगे। बाकी जो बीजू पटनायक और इत्यादि जो कुछ नेता सब थे जी। और लोग, रामकृष्ण हेगड़े सब मिलके जी। वो इसको टालना चाहते थे। तो कैसे टाले? चंद्रशेखर मानने वाले, मैं चंद्रशेखर के साथ था। जी जी। तो मानने वाले नहीं थे। तो कर्नाटक भवन में कि वो क्या कहते हैं, उड़ीसा भवन में। जी जी। हाँ दोनों में से, क्योंकि वो बीजू पटनायक या उसमें रामकृष्ण हेगड़े बैठक हुई उन सब की। और उसमें इन लोगों ने शायद ये तय किया कि हम लोग सब मिल करके देवीलाल जी को नेता प्रोजेक्ट कहेंगे। नेता देवीलाल जी चुन लिए जाएंगे और देवीलाल जी फिर बीपी सिंह को अपना टोपी रख देंगे, अधिकारी बना देंगे। ऐसी तरह से ये घटनाएं होंगी कि फिर कोई समझ नहीं पाए इतनी तेजी से। हाँ। और चंद्रशेखर जी कहते थे कि बीपी सिंह के बदले अगर देवीलाल प्रधानमंत्री बने तो मैं मान लूंगा, क्योंकि कम से कम वो तो स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक हैं, लड़ाकू हैं। मतलब चंद्रशेखर को देवीलाल के नाम पर आपत्ति नहीं थी। तो देवीलाल को इन लोगों ने जब बनाया तो चंद्रशेखर कहते थे तो चुप रह गए। सब कुछ हो गया तो देवीलाल जी ने उठ के कहा कि भाई मैं गाँव का किसान हूँ, मुझसे इतनी बड़ी कुर्सी कहाँ से मैं चलाऊंगा। हमारे से सब पढ़े लिखे ये बीपी सिंह है, विद्वान है, इनको सत्ता गद्दी चलाने की आदत है। मैं अपनी पगड़ी इनको देता हूँ, अपने जगह पर मैं इन्हीं को प्रधानमंत्री का काम देता हूँ, ये करेंगे। ये कहा।
आज इतनी जल्दी ये घटनाएं घटित हुई कि सब सब चौंक गए। हाँ, पूरे राष्ट्र में ही अलग तरह की खबर थी जो। चौंक गए। तो एक बात तो हम कर सकते हैं कि उस जगह जब चौधरी देवीलाल को पीएम की कुर्सी मिल चुकी थी, अगर चौधरी देवीलाल पलटना चाहते, कुर्सी रखना चाहते, तो उनका तो बाल भी बांका नहीं होना था, वो कुर्सी पर काबिज हो सकते थे। नहीं, उनको तो मिली ही थी, काबिज क्या हो सकते थे? हाँ, मिली गई थी। हाँ, मतलब उन्होंने जो अंदर जो बैठक में फैसला हुआ उसको माना। उन्होंने इसलिए किया कि वहां जो चौधरी देवीलाल जो राजस्थान से उस बार चुनाव लड़े थे, सीकर से शायद, सीकर से, तो बीपी सिंह भी गए थे। तो लोगों ने नारा लगाया, चौधरी देश का नेता कैसा हो, चौधरी देवीलाल के जैसा हो, सब कह दिया। अब मीटिंग खत्म होने वाली थी, जब लोग उतरने लगे, चौधरी देवीलाल चल पड़े, फिर लौट के गए और उन्होंने माइक पर कहा, सुनो, मैं राज बनाने वाला हूँ, किंग मेकर हूँ, राज चलाने वाला नहीं हूँ, मैं राज बनाने वाला हूँ, राज चलाने वाला तो यो बीपी सिंह बैठे हैं, ये राज चलाएंगे। ये जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो घोषणा कर दी सीकर में, वो उनके ऊपर वो उस वचन की बद्धता को उन्होंने, मतलब बड़ी बात है, वचन निभाया, ये भी बड़ी बात है। हाँ, कि मैंने तो बीपी सिंह को नेता घोषित कर दिया। जी। तो कैसे हटे? तो एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि चौधरी देवीलाल ने उस समय 3 स्थानों से चुनाव लड़ा था, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से वो जीते थे, सीकर से वो जीते थे, पंजाब से वो हार गए थे। उन्होंने बाद में रोहतक सीट से इस्तीफा दे दिया, ये उनकी राजनीतिक भूल मानी जाती है। इसके बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का रोहतक सीट पर कब्जा रहता रहा। अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपने प्रसंग बताया, इसके बाद में जो बिगड़ी उनकी जो चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह के बीच, वो घटनाक्रम क्या रहा? आपने नजदीक से देखा उसको। मोरारजी देसाई के पक्ष में चरण सिंह जी ने पत्र लिख दिया था। जी। और मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को डिसमिस कर दिया। ये नहीं कहा कि आप अपना इस्तीफा दो। जी। राष्ट्रपति को सीधे भेज दिया कि हम चौधरी चरण सिंह जी को मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। उसी तरह बीपी सिंह ने देवीलाल जी को कह देते कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति को लिख दिया कि हम देवीलाल जी को मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। तो गुस्सा था। अब किस बात के लिए था वो तो जाने देवीलाल जी, जाने बीपी सिंह, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद देवीलाल जी किए कि हम रैली करेंगे। तो रैली करने का जब ऐलान किए तो फिर वो घोषणा करके छोड़ दिए। तो मैं था बिहार में, तो शिवशरण सिंह पार्टी का एक बहुत मजबूत वर्कर था। तो मैं अपने गांव में मंदिर बना रहा था, सबके सार्वजनिक श्रमदान से, सहयोग से। जी। पूर्वज वाला मंदिर का नबी उसी के मटेरियल से नया। तो गया मेरे पास, कहा कि मुझको कि अध्यक्ष जी यहीं बैठे रहिएगा। तो हम कहा क्या करना है? कि दिल्ली चल करके नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आप ही को करना है। तो हम कहे किचन से ये आए हो शिवशरण कि चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेके कुछ करना है। तो कहा हाँ। वहाँ जो लोग थे उनको बुला के मैंने कहा कि मंदिर में जैसे श्रमदान से चल रहा है, रोटेशन से, वैसे ही सब मिलके श्रमदान करते जाओ, सब मिल करके करो। किसी को एक को जिम्मा लगा दिया, कहे पैसे का काम पड़े तो हमारे एक रिश्तेदार थे मुक्तेश्वर यादव, हम कहा कि वहाँ से ले आया करना, काम जारी रखो, काम मंदिर रुके, काम नहीं जी। तो हमने कहा चलो शिवशरण, यहाँ मंदिर निर्माण का काम चलते रहेगा, वहाँ चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम चलेगा। तो चल दिया आप वहाँ। तो हम आए से एयरपोर्ट से उतर के सीधे देवीलाल जी को कोठी पर गए। तो खाट पर लेटे हुए थे। तो मैं जा करके उनको प्रणाम किया, तो ऐसे ताके, और तो फिर
वो उठ करके बैठे, तो मैं बैठ गया। हमने कहा कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो देवीलाल जी ने कहा कि क्या करूं, मैं रैली करना चाहता था तो ओम ने मना कर दिया, और प्रेस वाले को जो दिए हुए थे पर्चा पुर्ची पोस्टर छापने मना कर दिया। तो हमने कहा कि चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान हुआ था ना। तो उन्होंने कहा, हमने कहा उसमें आगे आप बढ़े थे ना, हम सब लोग अपमान का बदला लिए थे ना। कहाँ लिए थे? तो हमने कहा जैसा मुरारजी ने चौधरी साहब को अपमानित किया तो बदला लिए, उसी तरह बीपी सिंह ने आपको अपमानित किया है तो हम बदला ले लें। तो अपमान का बदला लेना यही तो शेर का काम है, बहादुर का काम है। अपमान सह के बैठ जाना कायरता है चौधरी साहब। तो क्या करे, कौन साथ? हमने कहा कि मैं आपका पुराना साथी आ गया हूं ना, हम साथ हैं, मैं साथ हूं, चलिए आपके साथ घूमेंगे, किसानों को इकट्ठा करेंगे, रैली करेंगे। तो उन्होंने अपने जगमाल को बुलाया, कहा फोन ले आ। अब फोन लगा के प्रेस वाले को कहा कि जो पोस्टर पर्चे सब थे उसको छपा दे, जितना कहा था उतना छपा दे, रैली होने दो, रैली होने दो। वोट क्लब शायद, हाँ शायद वोट क्लब, हाँ, रैली होने दो। बच्चे भी लाल जी तन गए। तो फिर चले गए, चंद्रशेखर जी से मिले। तो बैठक उस समय में रूलिंग पार्टी का डिप्टी लीडर था। तो चंद्रशेखर जी को मैंने कहा कि पार्टी का तो होता है पार्लियामेंट्री फोरम पर लीडर, और नहीं तो डिप्टी लीडर। तो मान लीजिए लीडर उधर है तो मैं पार्टी का डिप्टी लीडर हूं ना पार्लियामेंट में, मैं आपके साथ हूं, हमारे पास में भी ऑथोरिटी है, मैं डिप्टी लीडर हूं, बुलाइए सबको। वो भी बुलाए, सबको बैठक किया। देवीलाल जी ने फिर रैली की, और रैली करने के, देवीलाल जी की रैली की बात जब आई और ये सब करने का, तब उसी समय शरद राम विलास, ये लालू सब मिल के, मेन रूप से शरद राम विलास ने जाकर बीपी सिंह को कहा कि ये देवीलाल की रैली सफल हो जाएगी, क्योंकि सब चले आगे। एक ही उपाय है कि आप मंडल कमीशन की सिफारिश को, मंडल कमीशन की लागू कर दीजिए सिफारिश को, तो इससे बैकवर्ड क्लास में एक मैसेज जाएगा। तो देवीलाल के रैली में बैकवर्ड क्लास बिहार से, यूपी से जो आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे, देश भर से। वो हो गया रणनीति के तहत। रणनीति के तहत किसी तरह से बहुत हुई थी उसमें। देखिए, किसी तरह से जो होना था, जो होना था, अच्छा काम करने, बुरे तरीके से अच्छा काम भी किया जाए तो उसने कुछ न कुछ विसंगति पैदा होती है। उसी के कारण फिर आरक्षण के विरोध में देश भर में हुआ, आग लगी, हिंसा, वातावरण उसी में निकल गया। मंडल कमंडल, उसे अडवाणी जी का अलग ही राजनीति हो, मंडल जी, अडवाणी जी का रथ चल रहा था। बीपी सिंह ने कमिट किया था कि आपके रथ को हम सम्मान पूर्वक अयोध्या तक जाने में मदद करेंगे। इसी बीच में ये सब हो गया। लालू ने रोक दिया, लालू ने रोक दिया अडवाणी जी के रथ को, तो बीपी सिंह की सरकार का रथ भी पलट गया। घटनाएं सब मुस्तैदी से हुई। चंद्रशेखर जी बने, फिर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर जी को धोखा दिया। मतलब हम देवीलाल पर आ रहे थे। कुल मिलाकर के चौधरी देवीलाल जो है इस सारे संघर्ष में भी फिर तप करके निकले। देवीलाल योद्धा थे, और जो योद्धा होता है वो रणभूमि में डरता नहीं है, चाहे किसी से लड़ना हो। तो देवीलाल एक लड़ाकू थे, एक योद्धा थे। लेकिन देवीलाल कि उस लड़ाकू और उस योद्धा जो थे देवीलाल, मैं उनका साथी था। लेकिन देवीलाल जब अपने परिवार के अब वो परिवार पे बात करें। परिवार की दलदल में जब फंसे, वहां से मैं देवीलाल से अलग हो गया। अब उसके आगे मैं वो सब आ गया, महम कांड आ गया, सब आ गया। मतलब उसके बाद मैं देवीलाल जी के साथ नहीं रहा। उसके साथ फिर चंद्रशेखर जी के साथ में गए थे। फिर चंद्रशेखर जी के साथ घटना घटी, फिर हम अपने ढंग में लग गए। लेकिन जो योद्धा थे
लड़ाकू थे, किसान नेता थे, गरीबों की चिंता करने वाले, किसानों की चिंता करने वाले, उनके रोम रोम में किसान रमा हुआ था। उस वो कहते हैं दिल्ली के जो होटल थे 5 सितारा, हाँ। उनमें धोती वालों की एंट्री नहीं थी। तो देवीलाल ने कराया कि सप्ताह में एक दिन उनको लगेगा। ये सब देखिए, बुनियादी रूप से वो एक लड़ाकू थे, गांव गरीब किसान के नेता थे। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक लाज, लोक जीवन वाले नेता थे। जी जी। तो एक वो जहां तक वो नेता है, उस नेता के प्रति आज भी देश के लोगों के मन में तो एक आपको लगता नहीं कि आज जो किसान राजनीति में शून्य है, शून्य कहें या मान लीजिए वो पूरी तरह नहीं भर पाया चौधरी देवीलाल के बाद में? किसान नेता बहुत सारे हुए हैं, आप भी किसान नेता हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान राजनीति में एक शून्य नजर आता है वो अभी भी नहीं भरा गया है। देखिए, वो तो चौधरी चरण सिंह के बाद, हाँ, चौधरी चरण सिंह के जाते थे। चौधरी चरण सिंह के जाते ही राष्ट्रीय स्तर पर किसान की जो राजनीति थी, जी जी, वो उन्हीं के साथ चली गई। हम आज एक वैकेंसी मान सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर किसान नेता की? है। इसलिए है कि किसान के घर में पैदा लेना अलग बात है और किसान के लिए सोचना अलग बात है। किसान के लिए मन में ममता हो, करुणा हो, किसान के जैसे जीवन हो, किसान के जैसे खाना पीना, रहना सहना, संस्कार सब कुछ हो, ये अलग चीज है जी। ये किसी के करने से, नाटक से नहीं होता है जी। ये सहज स्वाभाविक रूप से परमात्मा की अमूल्य देन है जी। ऐसे लोग परमात्मा की कृपा से उस तरह के संस्कार लेके आते हैं और फिर उसी के कारण वो आगे बढ़ते हैं जी। आपने चौधरी देवीलाल के बारे में, हुक्मदेव नारायण यादव के विचार सुने। चौधरी देवीलाल के बारे में जो तकनीकी बातें हैं वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम विस्तार से आपको बता भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निष्कर्ष के रूप में बहुत अच्छे से बता दिया है। वह योद्धा थे, वह रणभूमि में डटे रहना जानते थे, वह संघर्षशील थे, संघर्ष किया जीवन भर उन्होंने। राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम थी, उनके लिए स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं थी। लेकिन उनकी जो पारिवारिक विरासत, जो उनके वंशज जो बाद में सत्ता के लिए लड़ाई वगैरह हुई, उस दौर में हुक्मदेव नारायण यादव उस परिवार से दूरी बना करके चले और अब भी वह कहते हैं कि परिवार जो है उनकी विरासत को उस स्तर पर नहीं संभाल पाया जिस स्तर पर संभालनी चाहिए थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।